व्यू 360 में 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में नई आने वाली हुकूमत के लिए मुआशी मसाइल कितना बड़ा चैलेंज होंगे, जानेंगे आज के शो में। साल साल पाकिस्तान हुकूमत के अखराजात उसकी आमदनी से ज़्यादा थे और कहीं ज़्यादा थे, उसकी वजह से कर्जा बढ़ता गया। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज यानी पाकिस्तान के आम इंतखाबात से सिर्फ 8 दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मज़ीद एक अदालती केस में 14 साल कैद और 10 साल की नाअहली की सज़ा सुनाई गई है। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब माहिरीन अगले इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम आने की उम्मीद पर पहले से ही शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं और मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क की मईशत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बेशतर माहिरीन मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात के बाद आने वाली नई हुकूमत को फौरी तौर से IMF प्रोग्राम में जाना होगा और साथ ही साथ दोस्त ममालिक से लिए गए कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग और नए कर्ज़ों के लिए भी तगदो करना होगी। मुल्क में मुआशी इस्लाहात लाना होंगी ताकि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जा सके। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 2024 के आम इंतखाबात के बाद मुल्क की मईशत की बेहतरी के कितने इम्कानात हैं और गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी से पिसे अवाम इंतखाबात से जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो कहाँ तक पूरी होंगी। पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात के बारे में बहुत सी खबरें और उन पर तज्जिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्क का नौजवान तबका मुल्क की मईशत के बारे में क्या राय रखता है और उनके ख्याल में सबसे बड़े मुआशी मसाइल हैं क्या। मईशत की बात की जाए तो इस वक्त कोई ख़ास अच्छा हाल नहीं है मईशत का। जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो आज की खबर है कि अंडों की बात की जाए, मुर्गी की बात की जाए, गोश्त की बात की जाए तो 76 साल मुल्क की तारीख़ में बुलंद तरीन सतह पर जो है ये पहुँच गई हैं। एक मुतवस्सत तबका जो है वो इन चीज़ों में जो है वो पिस चुका है। अपना बजट अगर वो देखता है तो उसको अपने महीने का माहाना बजट जो है वो अपने सालाना माहाना तनख्वाह के हिसाब से बहुत मुश्किल हो चुका है। उसके लिए एक चैलेंजिंग ये चीज़ है कि वो किस तरह बजट अपना बनाए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। अगर महंगाई है भी तो जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल शुदा चीज़ें उसमें कम से कम हमें रिलीफ मिलना चाहिए। जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जो कि लोग रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं उसमें कम से कम कमी होनी चाहिए ताकि जो एक पाकिस्तान का आई थिंक 60% ऐसा तबका है जो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास भी अब प्राइस हाइक इतनी ज़्यादा हो गई कि मिडिल क्लास भी जो है वो अब रोज़मर्रा की इस्तेमाल शुदा चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचें कि जो लोअर तबका है उनकी क्या हालात होंगे इस वक्त हमारे मुल्क में। जिस तरह के अभी मुआशी हालात हमारे चल रहे हैं, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि स्टडी को कट ऑफ करके मैं कहीं अब्रॉड चला जाऊँ, जाकर मजदूरी करके अपनी फैमिली के खाने पीने में उनकी ज़िंदगी की खुशहाली के लिए मैं कुछ कर सकूँ। एक अरसे दराज से स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में और कोई मुआशी प्लान नहीं है और इसके अलावा जो करेंसी हमारी दिन ब दिन डिवैल्यू हो रही है उससे आम आदमी मुझ समेत हर कोई मुतासिर हो रहे हैं और इसके अलावा कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि प्राइसेस जो है हमारी म्यूनसिपल और मैनेजमेंट जो है उसको कंट्रोल नहीं करती। तो दिन ब दिन सब्ज़ियाँ, आम इस्तेमाल के जो चीज़ें हैं वो रेट इतने उनके डिफरेंसेस हैं और रोज़ बढ़ रहे हैं और इसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई इसको चेक नहीं कर रहा और ना ही इसके ऊपर कोई सज़ाएँ हैं। क्या पाकिस्तान के नौजवान आने वाले इंतखाबात के बारे में पुरजोश हैं? क्या वो इस बार वोट डालने में दिलचस्पी रखते हैं? क्या उन्हें लगता है कि नए इंतखाबात आज़ादाना और शफाफ होंगे? अगर इंतखाबात में मेडलिंग होती है तो किस इदारे की तरफ से हो सकती है? नौजवानों के लिए पार्टी अहम है या उम्मीदवार? कितने नौजवान उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहते जिसे उन्होंने पिछली बार दिया था? नौजवान अपने वोट के जरिए किन मसाइल का हल चाहते हैं? नौजवानों को पाकिस्तान के किस इदारे पर सबसे ज्यादा एतमाद है? ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर जल्द आ रहा है वॉइस ऑफ अमेरिका का यूथ सर्वे जो देगा नई मालूमात और कुछ ऐसे सरप्राइजेस जो आम तासुर को चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई 48 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। माहिरीन मौशियात के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान IMF के साथ तयशुदा शराइत के नफाज से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने मुल्क के 5 अहम शोबों की जानिब तवज्जो दिलाई है जो मुल्क की मईशत के लिए ख़तरात का बायस हैं।
सबसे पहले पाकिस्तान की आमदन और अखराजात में फ़र्क और गैर पैदावारी अखराजात के बाइस नाक़िस मालियाती पॉलिसी। दूसरा, मालियाती अदम इस्तेहकाम की वजह से हुकूमत का कर्ज़ों पर बढ़ता हुआ इन्हिसार। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुल्क में आने वाली शदीद माहौलियाती तब्दीलियाँ। चौथा, मईशत के बुनियादी ढांचे में जिद्दत और तनव्वो की कमी। और पाँचवा, पाकिस्तान की मईशत को बाकी दुनिया से मरबूत करने में नाकामी सबसे बड़े मुआशी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुल्क की तकरीबन सभी छोटी और बड़ी सियासी जमातें अपने मंशूर आवाम के सामने ले आई हैं। करोड़ों नौकरियां, मुफ्त मेडिकल की सहूलतें, बिजली, लाखों घरों की तामीर, महंगाई में कमी और ग्रोथ रेट को 6% तक बढ़ाने के दावे किए गए हैं। मगर माहिरीन समझते हैं कि मुल्की मईशत के हालात को देखते हुए सियासी जमातों की तरफ से किए गए अक्सर मुआशी वादे पूरे होने की उम्मीद नज़र नहीं आती। वॉइस ऑफ अमेरिका के नज़रुल इस्लाम ने पाकिस्तान की 3 सरकर्दा सियासी जमातों के नुमाइंदान से ये जानने की कोशिश की कि वो अपने मंशूर पर कैसे अमल कराएंगे। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मुहिम शुरू करने के साथ साथ अपने इंतखाबी मंशूर का भी ऐलान कर दिया है। तीनों जमातों के पेश करदा मंशूर में आवाम का वोट और हिमायत हासिल करने के लिए मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने, महंगाई ख़त्म करके गुर्बत में कमी, लाखों लोगों को रोज़गार देने, मुफ्त इलाज और लोड शेडिंग से निजात दिलाने समेत बड़े दावे कर रखे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक सियासी जमातें आवाम से किए गए वादों और दावों पर अमल दरामद कर पाएंगी। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे से आवाम में मकबूल होने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफ़ा गरीबों के लिए 30 लाख घर, हर ज़िले में यूनिवर्सिटी के क़याम और रोज़गार के वाफिर मौके पैदा करने के दावों के साथ मैदान में उतर रही है। 300 यूनिट सोलर एनर्जी का, एक तो वो मुफ्त देने का है, किसान कार्ड है, मज़दूर कार्ड है। नौजवान यूजुअली जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जामियात से निकलते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो 1 साल तक हम उन्हें वो एक स्टाइपेंड देंगे और उन्हें तजर्बा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की तरफ भी राग़िब करेंगे। गवर्नमेंट में अगर इंशाअल्लाह ताला पीपल पार्टी आती है तो अपने मंशूर पर मैक्सिमम अमल करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी अपने मंशूर में तरक्याती कामों के साथ साथ मईशत की बहाली और रोज़गार की फराहमी के दावे किए हैं। मुआशी बहरान को से मुल्क को निकालने के लिए हमारे वादे बहुत वाज़ेह हैं और उसका हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम उसको ठीक करते रहे हैं। हम जब आए थे 2% ग्रोथ रेट हमारा था GDP का, हम 6% पे छोड़ गए थे। अब इंशाअल्लाह हमने पार्टी की हर सतह पर मुशावरत की है, हमने दानश्वरों से, थिंक टैंक्स से मुशावरत की और हम वादा किया है कौम से और वादा पूरा करेंगे। 1 करोड़ नौकरियाँ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में हम जनरेट करेंगे। इकनॉमिक ग्रोथ हम फिर वापस 6 पे छोड़ गए थे, 6 पे लाएंगे। दूसरी जानिब नौजवानों में मकबूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर शफाफ इंतखाबात न कराने की पादाश में अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई है, जिसके बाद इसके बेशतर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ इंसाफ, इंसानियत और खुददारी के नाम से मुल्क में तवानाई, रोज़गार और इस्लाहात पर मबनी मंशूर जारी किया है। हम पहले भी अमल पैरा हुए और अब भी होंगे। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी आपको कंपैरिजन करके बता दूँ। PTI के ज़माने में 2 साल कोरोना के गुजरे, पूरी दुनिया की इकानमी तबाह हो गई थी, लेकिन जिस वक्त इमरान खान को निकाला गया 6.2% GDP थी। ठीक है, ये तो उनके आदाद शुमार है। 6.1% कुछ कहते हैं, कुछ 6.2% कहते हैं। ये इकानमी थी और आज माइनस पे चली गई है तकरीबन। ये इंशाअल्लाह पूरी तरह अमल पैरा भी होंगे और अगर कोई गलतियाँ हमसे माजी में हुई हैं उनको नहीं दोहराएंगे। ताहम माहिरीन का कहना है कि अक्सर सियासी जमातें आवाम से वोट लेने की खातिर जो वादे और ऐलानात करती हैं उनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मुझे किसी भी मंशूर में अभी तक कोई एक्शन प्लान नज़र नहीं आया कि हम IMF के पास कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, हम डेट को कैसे मैनेज कर रहे होंगे, और अगर हम IMF के पास जाते हैं तो हम इन्फ्लेशन को कम कैसे कर रहे होंगे या ग्रोथ को कैसे बढ़ा रहे होंगे। अगर आप IMF के एस्टिमेट्स देखें तो वो बिल्कुल अपोजिट हैं जो ग्रोथ टारगेट्स हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ रख रही हैं। इसी तरह जो बिजली के मुफ्त देने के जो दावे हैं वो ज़ाहिर नहीं कर पाएंगे अगर हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के अगर पढ़ें तो मुझे लगता है कि जो बहुत ज़्यादा हद तक जो मंशूर हैं, शायद कुछ चीज़ें काबिल अमल भी हों, लेकिन बहुत हद तक, अभी की हद तक वो को काबिल अमल नहीं लगती।
वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले सियासी और मुआशी माहिरीन इस राय का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के मुआशी हालात में कोई बड़ी तब्दीली लाना एक चैलेंज से कम ना होगा। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। आलमी मालियाती इदारे IMF ने मौजूदा माली साल के लिए पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू के अंदाज़ों को 2.5% से कम करके 2% कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान का मौजूदा साल में मजमूई कौमी पैदावार में शरह नमू या GDP ग्रोथ का अंदाज़ा 3.5% है, जबकि मुल्क की निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि मुल्क की मईशत पर एतमाद बहाल हो रहा है और आने वाले दिनों में तेज़ी नज़र आएगी, जिससे मुआशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा मुतवक्के है। जबकि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान के रेवेन्यू सिस्टम में तब्दीलियों से मुतालिक भी मुल्क के अंदर एक बहस जारी है। इस पर क्या डेवलपमेंट्स हैं, बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब से। साकिब, क्या तब्दील होने जा रहा है नए टैक्स प्रपोजल्स में? असद, बहुत ही ये हॉट टॉपिक रहा है पाकिस्तान में कि किस तरह FPR को किस तरह रिफॉर्म किया जाए, और इस हवाले से कई कोशिशें माजी में भी हमें सामने आती रही हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है निगरां हुकूमत ने इसमें कहा है कि इसमें तकरीबन तमाम काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और इस हवाले से उसको डिजिटाइज़ किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान का जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाती है। और अभी भी आप देखें कि इस वक्त भी जो टैक्स टू GDP जो रेशो है जो रेवेन्यू का, वो सिर्फ 8.5% है, जबकि जो गवर्नमेंट का ये कहना है, वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का ये कहना है कि इसे 18% तक लेके जाना है अगले 5 सालों में। और उसके लिए हमने प्लान तैयार किया जिसमें FBR के एक्ट में कोई 2200 तरमीम की गई हैं, बहुत ह्यूज पैमाने पर, बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं। और लेकिन मसला ये है कि इस वक्त चूँकि निगरां हुकूमत है, मुल्क में निगरां हुकूमत है और कोई इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर एतराज़ किया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि अब इसको जो ऑपरेशनलाइज होगा, ये जो तब्दीलियाँ ऑपरेशनलाइज तब होंगी जब मुल्क में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद होगी। तो साकिब, ये जो प्रपोजल्स हैं मुतनाज़ा, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? क्योंकि एक तो IRS जो है, इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम, अगर हम FPR के अंदर देखते हैं, उसकी तरफ से सबसे ज़्यादा एतराज़ किए जा रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल जमातों की तरफ से भी इस पर एतराज़ है। आपकी जिन माहिरीन से बात हुई होगी इस हवाले से, उनका क्या कहना है? सबसे ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं किस चीज़ पे? मुआशी माहिरीन का यही कहना है कि असल में जो मसला है पाकिस्तान में रेवेन्यू जमा करना, टैक्स इकट्ठा करना, और इसमें जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो इस कदर ज़्यादा हायल हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको बहुत आसानी से मौके मिल जाते हैं, और वही जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वही ये नहीं चाहते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन में उनका भी हिस्सा है। मिसाल के तौर पर ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता जब हुकूमत थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी ये कोशिश की गई कि ताजिरों से टैक्स इकट्ठा किया जा सके, लेकिन इसमें तमाम साकिब, कल अगर हम देखें, जब जिस तरह से मार्केट में कल मंदी हुई पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, काफ़ी हद तक इसी तरह की खबरें जो हैं वो कुछ भी पॉलिटिकल फ्रंट पे होता है तो वो हमें उसकी रिफ्लेक्शन मार्केट में नज़र आती है। एक तरफ वज़ीर ख़जाना कह रही हैं कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट जो है वो स्ट्रगल करती नज़र आती है। इस पर क्या ओपिनियन है, एनालिस्ट क्या कहते हैं इस पर? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ हमने 201 पॉइंट्स की बड़ी और आज चूँकि मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया और 137 पॉइंट्स इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो मुआशी तज्ज़ियाकार है उनका यही कहना है कि असल मसला पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल नहीं होगा। अगरचे वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का कहना है कि गुज़िश्ता चंद महीनों में उनके होते हुए मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी पर काफ़ी काम हुआ है, और एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, सरमायाकारों का एतमाद मुल्क की मईशत पर बहाल हुआ है, और हम ये देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो मुल्क में जो स्टेबिलिटी ना होना, इसकी सबसे बड़ी वजह करार दी जा रही है, जिसकी वजह से जो मुआशी इशारियाँ हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं जा रही है। और इसी तरह हमने देखा कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसी हफ्ते जो शरह सूद है वो 22% पर इसको मुस्तकिल अनचेंज रहने का फैसला किया है। और इसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि चूँकि मुल्क में मुल्क में महंगाई की जो अगर फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो किसी हद तक उसमें ठहराव देखने में आया है, लेकिन दूसरी जानिब जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं, गैस प्राइसेस मुसलसल बढ़ाई गई हैं, जिसकी वजह से जो दिसंबर के अशारिये वो बता रहे हैं कि जो महंगाई है वो 29% से भी अबव रही है। और अब जब चूँकि जनवरी का महीना खत्म हो रहा है
हो रहा है और नए आदाम आएंगे तो ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि किस तरह की सूरत हाल इस वक्त भी डेवलप। लेकिन इस वक्त भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोई वो एवेन्यूज नजर नहीं आ रहे जिसकी वजह से वो जो शरह सूद है उसमें कमी ला सके। तो देखते हैं कि किस तरह से स्टेट बैंक जो है ऑनवर्ड्स इस पॉलिसी को लेकर चलता है जो कि हाई इंटरेस्ट रेट्स की है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से और इस पर ख़ास तौर पे जो सिचुएशन मईशत के हवाले से है उस पर आप हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद बनने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मौशी चैलेंज क्या होगा और इससे निपटने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे, इस बारे में मेरी बात हुई IMF के साबिक डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आसिम हुसैन से। हुकूमत जो भी आई, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आज का चैलेंज नहीं है, वो पिछले 50-70 साल से वो चैलेंज है, 75 साल से आज़ादी के वक्त से। वो है बुनियादी तौर पे जो चैलेंज है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आबादी को, पाकिस्तान की कौम को तरक्की पहुंचाना, लोगों के हालात बेहतर करने, लोगों को खुशहाल बनाना। ये पिछले 70 साल से 75 साल से हम लोग नहीं कर पाए हैं। जो ममालिक हमारे पीछे थे वो हमसे आगे निकल गए हैं और उनकी मिसाल हमारे बराबर ही में है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब 1970 में, अब से सिर्फ 50 साल पहले ये सब ममालिक हमसे पीछे थे। श्रीलंका तकरीबन हमारे लेवल पे था और मैं पीछे आगे की बात कर रहा हूँ, वो आप कह लें GDP पर कैपिटा, जो GDP होती है कि मुल्क का पैदावार कितनी है और पर कैपिटा के आबादी कितनी है, तो पैदावार को यानी लोगों की आमदनी को आप पूरे मुल्क की आमदनी को अगर लोगों से डिवाइड करें तो एवरेज आदमी के पास कितना पैसा। श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश हमसे पीछे था 1970 में। बांग्लादेश उस वक्त बना नहीं था, अगले साल बन गया था। तो आज ये सब ममालिक हमसे आगे हैं। श्रीलंका की आमदनी फी शख्स GDP पर कैपिटा हमसे तिगनी हो गई थी कोविड से पहले, और इंडिया और बांग्लादेश हमसे 1.5 गुना थे। ये मामला जो है ना, ये है बुनियादी चैलेंज और ये इसको कहते हैं तरक्की। हमारे मुल्क में जो तरक्की आई है, आई ज़रूर है, इमारतें खड़ी हो गई हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, सड़कें बन गई हैं, लेकिन साथ साथ आबादी भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और उसकी वजह से जो तरक्की आई है वो इतनी नहीं जितने हम बराबर वाले मुल्कों में। और आप समझते हैं जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इकोनॉमिक मैनिफेस्टोज दे रही हैं, या जो उनका जो भी सारी पार्टीज़ वो हैं जो इससे पहले भी इक़्तिदार में रह चुकी हैं, आप क्या समझते हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए या उनके अभी जो एजेंडा या वादों को देखते हुए कौन सी चीज़ इसमें से हो सकती है? तो अब इसमें मसला एक जो पेश आया वो ये कि ये चैलेंज जो पिछले 70 साल से 75 साल से चलती आ रही है वो तो है ही, साथ साथ एक बहुत बड़ी, बल्कि 2 बहुत बड़ी चैलेंजेस और आ गई हैं और वो अब इतनी इंतहाई हो गई हैं जो अब से पहले यानी गुज़श्ता वक्त में नहीं थी। वो एक पहली तो चैलेंज ये है कि हमारे जो फिस्कल अकाउंट से हुकूमत के पास जो पैसा है वो नाकाफ़ी है। हुकूमत के अखराजात उनकी आमदनी से कहीं ज़्यादा है, बल्कि 70% बढ़ गए थे आमदनी से कोविड से पहले। अब हाल और ज़्यादा बिगड़ गया है और उसकी वजह से अब ये साला साल चलता आ रहा है, ये आज की बात नहीं है और पिछले 5 साल की भी बात नहीं है। साला साल पाकिस्तान हुकूमत के अखराजात उसकी आमदनी से ज़्यादा थे और कहीं ज़्यादा थे, उसकी वजह से कर्ज़ा बढ़ता गया। अब सिर्फ कर्ज़े पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, मार्कअप कह लें, वो ही सिर्फ 70% हो गया आपकी आमदनी के, हुकूमत की आमदनी के। अब अगर आपने 70% इस पे लगा दिया तो खाएंगे पिएंगे मुल्क को कहाँ से आप तरक्की पहुँचाएंगे? तो डॉक्टर शमशाद ने भी उसी को रेफ़र करते हुए शायद जो 5 इन्होंने मेजर चैलेंजेस का जिक्र किया था, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो खर्चे हैं वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं और अनप्रोडक्टिव जो खर्चे हैं, गैर पैदावारी अखराजात हैं, और उसके साथ साथ रेवेन्यू गैप्स हैं, पैसे जो कलेक्ट होते हैं वो बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत में जिस तरह का टैक्सेशन सिस्टम है उसमें रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा और कहाँ से बढ़ाएंगे आप? ऑलरेडी इम्पैक्ट तो सारे का सारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे जाता है उसका। ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये देखनी है कि हमारे यहाँ रेवेन्यू जो है 10 से लेकर 12% पूरी इकॉनमी के निस्बत है। ये अगर आप बाकी दुनिया को देखें ये कम तरीनों में शामिल है पाकिस्तान। तो एक वजह, और दूसरी जो बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे यहाँ जो ये रेवेन्यू की, इनकम की जो फ़ीसद जो सिर्फ इंटरेस्ट पे अब जाएगी 70%, यही भी दुनिया में तकरीबन बुलंद तरीन हो गया। कोविड से पहले मेरे ख़्याल से मैंने ख़ुद ये देखा था कि पूरी दुनिया में
5 ममालिक थे जिनकी इंटरेस्ट टू जीडीपी का लेवल 40 को एक्सीड करता था, उसमें पाकिस्तान एक था। बाकी कौन थे? श्रीलंका, लबनान, मिस्र और घाना। ये सब इंतहाई मुश्किल हालात में पहुंच गए हैं और पाकिस्तान भी इंतहाई मुश्किल हालत में पहुंच गया है। इनमें से 3 ममालिक का तो ऑलरेडी डेट का डिफ़ॉल्ट हो चुका है या रिस्ट्रक्चरिंग में जा चुका है। तो कंपनी अच्छी नहीं है और इसको संभालने के लिए 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, और अभी आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि कहाँ से बढ़ेगा, और दूसरी तरफ ये है कि अखराजात भी काबू में लाने पड़ेंगे। अब अखराजात एक्चुअली पाकिस्तान के इतने ज़्यादा नहीं है अगर आप बाकी हुकूमतों के मुकाबले में देखें, लेकिन आमदनी को भी देखते हुए पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा है। तो और अखराजात भी जो जहाँ जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन कहाँ से रेवेन्यू बढ़ाया जाए। तो पाकिस्तान में बतेरे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ टैक्सेशन ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर, मिसाल के तौर पे रिटेल, मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन। तो ये मेरे ख़्याल से अगर 3 इन सेक्टर्स को शामिल किया जाए तो आधी से ज़्यादा इकॉनमी कवर हो जाती है। तो अगर आप इनको बिल्कुल ही नहीं टैक्स कर रहे, बाकी इकॉनमी को आप कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है आप रेवेन्यू नहीं रेज़ कर सकेंगे। तो ख़र्चे कहाँ से कम हो सकते हैं? ख़र्चे मेरे ख़्याल से कम करने की गुंजाइश बड़ी लिमिटेड है। ख़र्चा आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं इंटरेस्ट पे। अगर आप डेट किसी तरह कम कर सकें तो उससे आपकी सेविंग होगी। IMF के साथ अगला प्रोग्राम जो कि साइन होने की बात हो रही है, जो कि हर एक ही प्रेडिक्ट कर रहा है कि राइट आफ्टर द इलेक्शंस नई गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो IMF के नए प्रोग्राम में जाएगी। क्या डिफरेंट होगा उस IMF प्रोग्राम में और स्टैंड बाय अरेंजमेंट या इससे पहले के IMF प्रोग्राम्स में? तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस उम्मीद है ये होगा कि वो IMF प्रोग्राम होगा 3-4 साल का, सिर्फ 9 महीने का नहीं होगा। ये अरेंजमेंट 9 महीने की थी, अब मेरे ख्याल से 15 दिन के लिए बढ़ाई गई है वो इलेक्शन की टाइमिंग की वजह से। तो 4 साल के प्रोग्राम का मतलब ये है कि अगर आप ये बायलैटरल और मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स को आप ये कह लें छतरी IMF प्रोग्राम की दिखा सकते हैं कि हम इस पे अमल करेंगे अगले 4 साल के लिए, और हम उसके तहत ये चीज़ें अपने रेवेन्यूज़ यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ अखराजात पे थोड़ा काबू में लाएंगे। तो जो बायलैटरल आपके और मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं उन्हें थोड़ा सा भरोसा होगा कि हाँ वाकई इस पे अमल किया जाएगा, और IMF इन पे चेकिंग कर रहा है हर 4-4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जितना भी उनके वो वफ़े पे करेंगे, और देख रहे हैं कि इस पे अमल हो रहा है, और उसके तहत वो आपको फिर अपने भी जो कर्ज़े दिए हुए हैं उसको एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, तो उम्मीद तो यही की जा सकती है। IMF ने पाकिस्तान को कोई 23 प्रोग्राम्स दिए हैं अब तक? जी, 23 प्रोग्राम्स किसी IMF का फेलियर नहीं है? ये 23 प्रोग्राम एक मुल्क को दें और वो अभी तक दोबारा से IMF के प्रोग्राम्स में ही जा रहा हो? तो हाँ, IMF का मेरे ख्याल से इसमें IMF को भी कसूरवार ठहराया जा सकता है। कुछ इसकी एनालॉजी जो मैं पेश करना चाहूँगा वो ये है कि डॉक्टर और मरीज़ की है। अब मेरा डॉक्टर मुझे हर साल कहता है कि आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, खाने पीने पे आपने कुछ काबू नहीं रखा हुआ, तो आपके जो नंबर्स हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह के वो अच्छे नहीं आ रहे। अब ठीक है, जो मसले मसाइल हैं कि ख़ानदान की वजह से मेरे कोलेस्ट्रॉल के नंबर आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल डॉक्टर के कहने पे अगर मैं अमल नहीं करूँगा, हर साल मैं वो जाऊँगा तो हर साल वो बात सुनूँगा। 23 साल से मैं भी ये बात सुन रहा हूँ। तो अब इसमें डॉक्टर का कितनी गलती है, मेरी कितनी गलती है, अब आप खुद ही समझ लें। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।